नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था पश्चिम भारत की ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता। स्टोन एज के पश्चात ताम्रकांस्य युगीन सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, वो शुरू हो जाती है, क्योंकि मानव के द्वारा पत्थर के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का उपयोग शुरू कर दिया जाता है। और धातु में सर्वप्रथम प्रयोग है जो मानव के द्वारा जो तांबे की धातु का प्रयोग कर दिया जाता है और उन धातुओं से मानव के द्वारा अपने औजार बनाए जाने लगते हैं। उसके पश्चात तांबे के पश्चात कांस्य धातु का आविष्कार मानव के द्वारा तांबा और टिन को मिलाकर कर लिया जाता है। अब उस समय की जो पाषाण काल के पश्चात जो समय होता है उसके बाद उस समय की पहचान धातु के प्रयोग के आधार पर उस समय को ताम्रकांस्य युगीन समय कहा जाता है। और ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता की बात करते हैं अपन, जो इसके साथ साथ मानव के द्वारा पत्थर के औजारों का भी प्रयोग किया जाता है। और कल जो हमने स्टुअर्ट पिगट महोदय के अनुसार, स्टुअर्ट पिगट महोदय यूरोपीय इतिहासकार, उनके अनुसार हमने जो पश्चिम भारत की जो संस्कृति है, जो ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता है, उसे 4 भागों में विभाजित किया था। और उन्हीं में से आज हम एक भाग को पढ़ेंगे जो क्वेटा संस्कृति है। जो 4 भागों की अगर बात की जाए तो हमने क्वेटा संस्कृति, कुली संस्कृति, अमरी नल संस्कृति और झोब संस्कृति, इन 4 संस्कृतियों में हमने पश्चिम भारत में मिली जो ताम्रकांस्य युगीन सभ्यताओं का विभाजन किया है। और अब हम अगर बात की जाए इनके क्षेत्र की, तो ये पश्चिम भारत में कहाँ मिलती है, तो पश्चिम भारत में वर्तमान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, सिंध और बलूचिस्तान, वहीं से अपने को इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। क्योंकि भारत का विभाजन तो 1947 में होता है और उससे पहले जो इतिहासकारों पुरातत्व वेदाओं द्वारा शोध किया जाता है उसमें ये पश्चिमी भारत में मिली हुई सभ्यताएं है। स्टुअर्ट पिगट महोदय द्वारा 4 संस्कृतियों में विभाजन कर दिया गया। भारत में जो ताम्रकांस्य युगीन सभ्यताएं मिलती है, क्वेटा संस्कृति, कुली संस्कृति, अमरी नल संस्कृति और झोब संस्कृति। अब इन संस्कृतियों, इन क्षेत्रों से अपने को जो क्या क्या चीज़ें मिलती है, किस तरीके से मानव का जीवन होगा और उत्खनन के आधार पर जो खुदाई में जो अपने को अवशेष प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर जो इतिहासकारों और पुरातत्ववेताओं द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का मानव जीवन कुछ इस तरीके से रहा होगा। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो अगर बात की जाए क्वेटा संस्कृति, तो क्वेटा संस्कृति अपने को किस जगह मिलती है प्रॉपर, अगर कोई जगह जो लोकेशन इसकी बतानी हो आपको, तो लोकेशन आप बताओगे जो बोलन दर्रा है। ये बोलन दर्रा कहाँ पे, यही बात आ गई, जो हिमालय पर्वतमाला है उसकी एक श्रृंखला है, उसकी जो सुलेमान पर्वत श्रृंखला है, यानी ये जो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और उस पर्वतमाला के अंदर जो दुर्गम रास्ते हैं उसे ही दर्रा कहा जाता है। और उसी दुर्गम रास्ते, यानी मैंने कल भी बताया था आपको, जो रेगिस्तानी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों से हमें ताम्रकांस्य युगीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो वहाँ पे जो क्वेटा नामक स्थान है, जो बोलन दर्रे के पास में क्वेटा नामक स्थान है, वहाँ से अपने को ये जो ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता मिलती है और वहाँ पे खेड़े के रूप में मिलती है। अब ये खेड़ा क्या होता है, ये हमारा जानना अत्यावश्यक है कि खेड़ा क्या होता है। इसमें क्या होता है, खेड़े में जो मिट्टी का उभरा हुआ ढेर होता है, अब उसके अंदर जो पुराने गांव, प्राचीन गांव, किसी शहर, किसी बस्ती के अवशेष होते हैं, यानी किस तरीके का जो निर्माण मानव के द्वारा नीचे किया, धीरे धीरे वो खंडर में परिवर्तित हो जाते हैं और उन खंडर पे जो मिट्टी चढ़ती जाती है और धीरे धीरे वे जमीन के अंदर दब जाते हैं और ज़मीन से उभरा हुआ भाग रहता है। उस भाग के अंदर अगर बात की जाए तो अपने को जो प्राचीन ग्रामीण बस्तियों के, शहरों के अवशेष देखने को प्राप्त होते हैं। अब इन खेड़ों की बात की जाए तो 5 खेड़े अपने को यहाँ क्वेटा संस्कृति के यहाँ मिलते हैं, जिनमें सबसे बड़ा खेड़ा जिसकी बात की जाए, सबसे बड़े खेड़े 200 मीटर उसका व्यास होता है। 200 मीटर यानी जो एक गोलाई का एरिया, मान लो आप जो व्यास, तो आप अच्छी भली भांति समझते होगे, गणित भी आपने पढ़ा होगा, तो व्यास होता है, तो एक गोले के आकार में जो वर्त है उस व्यास के अकॉर्डिंग अपने को 200 मीटर मतलब एरिया में अपने को मिलता है। और इसकी ऊंचाई लगभग 45 से 50 फीट, 45 से 50 फीट जो ज़मीन से उभरा हुआ स्थान जिसकी खुदाई की है पुरातत्व वेदाओं ने, वहाँ पे ताम्रकांस्य युगीन संस्कृतियों के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं।
इनके अंदर जो खुदाई में अवशेष मिले हैं उनमें कई तरह के मकानों का हालांकि पूर्ण साक्ष्य अपने को दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मिट्टी का ढेर बन जाता है, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे मकान शायद कच्ची मिट्टी के जो मिट्टी की ईंटों है उनके बनाए गए होंगे, और समय के दौरान जो मिट्टी की ईंटें हैं वो मिट्टी में ही परिवर्तित जो मिट्टी का ढेर बन जाती है। पूर्ण रूप से पकी हुई ईंटों के अपने को यहाँ साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यहाँ सिर्फ मिट्टी के ढेर मिलते हैं। और उन मिट्टी के ढेरों में बात की जाए तो इस युग से संबंधित अवशेष और साक्ष्य अपने को जो मिट्टी के बर्तन, कई तरह के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, उनके आधार पर यह आंकलन लगाया जाता है कि यह सभ्यता ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता रही होगी। अब बर्तनों की बात करते हैं, जो मृद भांड, जो पोट्री की बात करते हैं। जो पोट्री अपने को मिलती है वह किस तरीके की मिलती है, तो बात की जाए तो इसमें ज़्यादातर अपने को कटोरी मिलती है। कटोरी तो आप भली भांति समझते होंगे। और रकाबियाँ, ये भी एक जो तस्तरी की तरह होती है, जो प्याली होती है, अपने प्याली की तरह होती है। इस तरीके के बर्तन अपने को यहाँ देखने को मिलते हैं। अब बर्तनों के रंग की बात की जाए तो कुछ बर्तनों का रंग तो गुलाबी है, कुछ बर्तनों का हरा है। और ऐसे जो गुलाबी रंग वाले जो बर्तन है, ये प्रतीत होता है कि ये जो है कम पकाए हुए हैं, कम पकाए हुए जो मतलब अग्नि में कम पकाए हुए बर्तन है। और हरे रंग के जो बर्तन अपने को दिखाई देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इनको जो अग्नि में काफ़ी देर तक पकाया गया है, इसीलिए इनका रंग जो हरा देखने को मिलता है और ये काफ़ी मजबूत अपने को मिलते हैं। अब इन पे जो आकृतियाँ, चित्रकारिता भी अपने को देखने को मिलती है। जो मृद भांड होते हैं उन पे चित्रकारिता देखने को मिलती है। एक मैंने जो एग्जाम्पल के तौर पे बनाया है, इनमें क्या होता है कि आड़ी तिरछी ज्यामितीय रेखाएं अपने को देखने को मिलती है, वर्त आकार अपने को देखने को मिलता है, जो इस तरीके के मिट्टी के मर्द भांड होते हैं। अब बात की जाए, लेकिन यहाँ एक बात देखने को मिलेगी, इन जो मर्द भांडों की मुख्य विशेषता रहती है, अपने को यहाँ पे पशु पक्षियों का चित्रण मर्द भांडों में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अपने को मर्द भांडों में पशु पक्षियों के चित्रण देखने को मिलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलते चित्रकारिता। इस तरह की पेंटिंग अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात की जाए जो क्वेटा संस्कृति, ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति, वहाँ से जो उत्खनन से अपने को ज़्यादातर वस्तुएं जो सामग्री प्राप्त होती है, उनकी साम्यता वहाँ आसपास की जो ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाती है। यानी कि यहाँ से जो सामग्री अपने को मिलती है, जो अन्य ताम्र कांस्य युगीन सभ्यताएँ जो भारत में पश्चिम भारत के तहत हमने बात की थी, क्वेटा संस्कृति, कुली संस्कृति, जोब संस्कृति और अमरी नल संस्कृति है, वहाँ से अपने को ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है। लेकिन एक ईरान में ऐसा स्थान है जो तलय बकून है। तलय बकून से अपने को जो पर्सोपोलिस ईरान में स्थित है, तलय बकून, वहाँ से जो क्वेटा संस्कृति से मिलती जुलती जो सामग्री है वो अपने को देखने को मिलती है। यहाँ के उत्खनन से जो सामग्री मिली है तलय बकून की, पर्सोपोलिस ईरान में, वो जो क्वेटा संस्कृति से उत्खनित सामग्री उससे मिलती जुलती सामग्री अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर बात की जाए तो इस क्वेटा संस्कृति से जो अपने को अवशेष और साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उन साक्ष्यों की बात की जाए तो वो थोड़े सीमित मात्रा में हमें जो प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर पूर्णतः अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ के मानव का कैसा जीवन रहा होगा, किस तरीके का उसका खान पान रहा होगा। और जो जीविकोपार्जन करने के लिए अगर बात की जाए, जीविकोपार्जन के लिए कृषि उसके द्वारा की जाती थी या पशुपालन उसके द्वारा किया जाता, किस तरीके से जीवन निर्वहन उसके द्वारा किया जाता, इन चीज़ों का जो आकलन लगाना काफ़ी मुश्किल है और कठिन यहाँ देखने को अपने को मिलता है। तो इस तरीके से बात की जाए तो क्वेटा संस्कृति में अपने को ये साक्ष्य ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान प्राप्त होते हैं। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों हमने जो स्टुअर्ट पिगट महोदय के द्वारा जो ताम्र कांस्य युगीन सभ्यताओं का विभाजन किया गया, 4 भागों में उन्हें विभाजित किया गया। भारत में जो पश्चिमी भारत में मिलने वाली ताम्र कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यताओं का मतलब आप भली भांति समझते होंगे, क्योंकि जिस समय के दौरान जो तांबे की धातु का प्रयोग जो औजारों के रूप में किया जाता है मनुष्य के द्वारा, उनको चिन्हित करने के लिए उसे ताम्र कांस्य युगीन सभ्यताएं कहा जाता है। स्टुअर्ट पिगट महोदय द्वारा जो विभाजन किया गया है उसकी बात करते हैं तो हम क्वेटा संस्कृति
और कुली संस्कृति, अमरी नल संस्कृति, जोब संस्कृति, जो पीछे की क्लास में मैंने आपको लिखाया था, जो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज हमने जो मुख्यतः क्वेटा संस्कृति के बारे में जाना है। और क्वेटा संस्कृति की अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन अगर कहीं भी पुटअप हो एग्जामिनेशन में या प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से, कि सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन जो संस्कृति है भारत में कौन सी मानी जाती है, तो वो क्वेटा संस्कृति ही मानी जाएगी, जो अपने को बोलंदरा है, बोलंदरा जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, सुलेमान पर्वतमाला में, वहाँ से अपने को क्या है कि इस क्वेटा संस्कृति के साक्ष्य उसी जगह से अपने को मिलते हैं। और कई खेड़े अपने को देखने को मिलते हैं, 5-6 खेड़े एक जगह मिलते हैं। और खेड़ों की बात की जाए तो इन खेड़ों जो मिट्टी के उपद्रव्य स्थल होते हैं, इनके अंदर अपने जो ग्रामीण बस्ती है, शहर और किसी तरह के खंडर के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। इनकी खुदाई से अपने को पता चला है कि यहाँ पे ताम्र कांस्य युगीन सभ्यताएं अस्तित्व में रही है। और इस तरह के बर्तन, अगर मर्द भांडों की बात की जाए तो कटोरी और रकाबियाँ, जिसे प्याली भी आप कह सकते हो, रकाबी को आप प्याली कह सकते हो, प्याली, इस तरह के बर्तन जो मानव के द्वारा प्रयोग में लिए जाते थे। और इनके रंग की बात की जाए तो गुलाबी और हरे रंग के अपने को ये देखने को मिलते हैं। हरे रंग के जो है वो अधिक पके हुए हैं जो अग्नि में, और गुलाबी रंग के कम पके हुए बर्तन अपने को देखने को मिलते हैं। और इन पे चित्रकारिता, पेंटिंग्स की बात की जाए तो यहाँ मुख्यतः पेंटिंग्स में अगर कोई फ़र्क देखने को मिलता है तो फ़र्क वही देखने को मिलता है अपने को कि इस समय के दौरान जो मर्द भांडों की पेंटिंग्स की जाती है उसमें पशु पक्षियों का चित्रण बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान अपने को मछलियों के, कई मोर के और कई अपने को चित्र देखने को मिलते हैं, नावों के चित्र, वो यहाँ नहीं है। बिल्कुल सिर्फ आड़ी टेढ़ी तिरछी रेखाओं, ज्यामितीय रेखाओं में और जो वर्ताकार जो आकृतियाँ, ऐसी आकृतियाँ ही अपने को देखने को मिलती है। और यहाँ से प्राप्त होने वाली जो उत्खनित सामग्री है, उत्खनन में प्राप्त है, वो अन्य संस्कृतियों से जो पश्चिमी भारत में मिलती है, जो बाकी की 3 संस्कृतियाँ कुली, जोब और अमरी नल्ला, उनसे अपने को भिन्न देखने को मिलती है। सिर्फ इसकी साम्यता की अगर बात की जाए तो समानता यहाँ से उत्खनित सामग्री है, उसकी समानता जो तलई बकून है, जो पर्सोपोलिस है ईरान में, वहाँ के से प्राप्त उत्खनित सामग्री से ही मिलती जुलती देखने को मिलती है। और यहाँ से प्राप्त सामग्री इतनी जो भरपूर मात्रा में नहीं है जिसके आधार पर अनुमान लगाना मुश्किल है कि यहाँ के मानव का जीवन कैसा रहा था, किस तरीके का खान पान रहा था और किस तरीके से मानव के द्वारा यहाँ अपना जीवन निर्वहन किया जाता था। पशुपालन था कि नहीं था, कृषि थी नहीं थी, और मकान किस तरीके के थे। ये माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि संभवतः ये कच्ची मिट्टी की ईंटों के ही जो मकान बनाते थे, जो समय अंतराल के पश्चात देखा गया तो मिट्टी के ढेर में ही परिवर्तित हो गए। तो ये थी क्वेटा संस्कृति। और बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। अपना शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है जो, उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी कोई चीज़ आपको विस्तृत रूप से जाननी हो, अगर आप जिज्ञासा और उत्सुकता रखते हो तो निसंकोच आप पूछ सकते हो। और अब हम जो अपने आगे की जो क्लासें हैं निरंतर वो काफ़ी थोड़ी तेज़ गति से लेंगे और जो अपना सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। और आप निरंतर काफ़ी समय का जो अवकाश होने के पश्चात मैं सोच रहा हूँ तो आप जो अध्ययन की जो अपनी आदत पुनः डाल लेंगे और बेहतर तरीके से आप समय का सदुपयोग करते हुए अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।